आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी संविधान में जितने भी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेकर जो है हम लोग इस वीडियो में 370 तक के लिए जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये आपका पूरा ओवरव्यू है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने बताया है कि यहाँ से यहाँ तक ये है, कौन कौन सा आर्टिकल है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है सेपरेट वीडियो में आपको जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया है और सिटीजनशिप के बारे में और सिटीजनशिप एक्ट के विषय में भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। क्या है कि आर्टिकल 12 to 35 इसमें क्या कहा गया है कि स्पेसिफाई द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें जो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा है, ठीक है, इस पर आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। फिर आगे क्या है आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक, इसमें है कि स्पेसिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है इसमें बताया गया है। फिर आर्टिकल 51A स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन्स। इसमें क्या है, देखिए आपको जब कोई फंडामेंटल राइट्स है तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इसमें जो आर्टिकल 51A में चर्चा किया गया है। फिर आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है, स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा। इसमें जो आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 81 इसमें क्या बताया गया है कि स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, इसमें लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है। फिर है कि आर्टिकल 343 इसमें क्या है कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। फिर आर्टिकल 356 इसमें क्या बताया गया है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, यानी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रावधान है इसमें बताया गया है। फिर है आर्टिकल 370 इसमें स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर, ठीक है, ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं होता है, ठीक है। आगे है आर्टिकल 395 रिपेयर्स इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें जो है हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 के बारे में आर्टिकल 395 में दिया गया है, इसको चर्चा करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं बारी बारी से एक एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे। जो इम्पोर्टेंट है वही आर्टिकल इसमें दिया गया है मेरे हिसाब से, और बाकी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल 1 क्या कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ होना चाहिए। और ये दो बातों पर डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर, क्या क्या, तो पहला नाम और दूसरा जो है राज्य पद्धति का प्रकार। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखिए एक बार क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कुछ मेंबर्स का ये मानना था कि हिंदुस्तान का जो नाम होगा वो ट्रेडिशनल नाम भारत होना चाहिए, और कुछ मेंबर्स का ये भी कहना था कि नहीं, मॉडर्न नेम जो है इंडिया वही होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस निर्णय पर पहुंचा और दोनों नामों को एक्सेप्ट किया, और जो है अब जो भारत का नाम, हिंदुस्तान को हम लोग भारत भी कह सकते हैं और इंडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या फैक्टर था कि देश को संघ बताया गया यानी यूनियन बताया गया, और जो आर्टिकल 1 के अनुसार इंडियन एरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन कैटेगरी क्या था, तो एरिया ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और यूनियन एरिया, द एरिया विच एनी टाइम कैप्चर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत की वैसी भूमि या एरिया जो है कि भारत सरकार कभी भी कैप्चर कर सकती है, अपने अंदर ले सकती है, अपने अंडर में ले सकती है। अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज etc। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जो है पार्लियामेंट को अधिकार है, क्या अधिकार है कि किसी राज्य या किसी स्टेट में उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है को अलग करके, या 2 या उससे ज़्यादा राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी कि अगर 2 राज्य हैं तो उनको मिलाकर
या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। और इसमें क्या क्या होता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, यानी एरिया को बढ़ा सकता है, एरिया को घटा सकता है, और किसी राज्य की सीमा यानी कि बाउंड्री को जो है परिवर्तन कर सकता है और यानी बदल सकता है, चेंजेस ला सकता है, और किसी स्टेट के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस ला सकेगी। ये अधिकार किसको है? ये आपको पार्लियामेंट यानी संसद को है। लेकिन इसमें दो शर्त है। क्या शर्त है? कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति को पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए कि ऐसा करने वाले हैं। और दूसरा कि राष्ट्रपति मत जानने के लिए अगर चाहे तो उस राज्य के विधानमंडल में भेजता है निश्चित समय के लिए। अगर वो निश्चित समय के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो राष्ट्रपति अपना ही मत दे देता है और वो परिवर्तन का काम आगे बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि लॉ इनकंसिस्टेंट टू विद और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें कहने का ये मतलब है कि न्यायिक समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पूर्व कानूनों की व्याख्या करें, और यह तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत है या नहीं। ठीक है, ये आर्टिकल 13 में ऐसा कहा गया है। अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 का कहना ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको जो हम लोग राइट टू इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको समझते हैं। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और उन पे एक समान लागू भी होना चाहिए। ये जो है आपको आर्टिकल 14 में कहा गया है, यानी कि विधि के समक्ष समता यानी कि राइट टू इक्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। अब देखिए इसमें क्या है, इसका कहने का ये मतलब है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे जो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, राज्य द्वारा, देखिए राज्य का मतलब यहाँ सरकार से यानी कि गवर्नमेंट से है। संविधान में जो है आपको गवर्नमेंट को राज्य कहा गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आपको आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 16। देखिए इसमें हम लोग जो है ना जानकारी दे रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, और कौन कौन सा आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है उसको बताया गया है इसमें। अब देखिए आर्टिकल 16 पे आते हैं। इसमें है कि इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन यानी कि जो राज्य सरकार होगा या फिर राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार भी, राज्य से मतलब इसका गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी कि सबको बराबर जो है अवसर मिलेगा। अपवाद में जो है आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, अब जो है अगला हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए इसको जो है अब अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसको जो है छुआछूत जो है अब ये दंडनीय अपराध है और इससे जो है कोई जो छुआछूत अगर करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ठीक है, आर्टिकल 17 ऐसा कहता है। फिर आर्टिकल 18 पे आते हैं। आर्टिकल 18 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी इन सारे आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, जहाँ तक कि आपको फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए आर्टिकल 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप कोई भी जो है उपाधि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको किसी दूसरे देश से भी अगर क्यों ना मिला हो तो, लेकिन आप भारत देश में अगर हैं तो नहीं रख सकते हैं, इंडिया में है तो। लेकिन दो
क्या कहते हैं, 2 फील्ड ऐसा है जिसमें जो है आपको रख सकते हैं। वो कौन सा फील्ड है? तो एक आपको सेना का, और दूसरा जो है आप एकेडमिक डिग्री रख सकते हैं। यानी अगर आप सेना में किसी ऊंचे पद पे कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो आप जिसका पोस्ट है, जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने पद का नाम रख सकते हैं। जैसे मेजर जनरल, कर्नल, ये सब रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने एकेडमिक डिग्री ली हुई है, जैसे कि PhD किया है, तो फिर आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। तो अब जो है इसके अलावा बाकी कोई भी जो है आप नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम। इसको पॉपुलरली नॉन एज राइट टू फ्रीडम। अब समझते हैं इसको। आर्टिकल 19 जो है वो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें 6 तरह के जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यानी कि बताया गया है 6 तरह के स्वतंत्रता के विषय में, यानी फ्रीडम के विषय में। तो इसलिए इसको जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहा जाता है। अब देखते हैं क्या क्या है। तो आर्टिकल 19A, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, पहले तो आर्टिकल 19 क्या है कि संविधान में जो है 7 जो है, टोटल जो है 7 जो है आपको राइट्स दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम। लेकिन इसमें से एक को हटा दिया गया। अब आगे इस पर भी बात करेंगे। तो पहले समझते हैं आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, या फिर एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता है। देखिए, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन इसी में है, ठीक है। और जो बहुत जगह क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 19A में है, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 19B। इसमें क्या कहा गया है? राइट टू पीसफुल असेंबली, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आप बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है आपको। फिर आर्टिकल 19C क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। फिर आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19D कहता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया। अब क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। फिर है आर्टिकल 19E। आर्टिकल 19E में क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेसिडेंस, यानी कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपको आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19F क्या है कि ये जो है आपको राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो लॉ राइट टू प्रॉपर्टी जो होता था, अब इसको जो है यहाँ से हटा के कहाँ दे दिया गया? आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जानते हैं ये क्यों किया गया है ऐसा। पहले जो होता था कि इंसान के पास ये जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, 19 आर्टिकल 19 जो है, तो ये उसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको जो है अपना प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए अगर रोड बनाना है सरकार और आपकी ज़मीन वहाँ आ रही, तो लोगों को ये अधिकार था पहले कि आपका फंडामेंटल राइट्स है तो सरकार नहीं ले सकती, तो लोग देने से मना कर देते थे। और इससे क्या होता था कि राष्ट्र के विकास की दर धीमी होती थी। तो इस कारण से इसको हटा दिया गया है और इसको जो है 300A में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसको कब किया गया है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको 1978 में किया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आर्टिकल 19G। आर्टिकल 19G में कहा गया है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए यहाँ F लिखा गया है, G होगा वहाँ। तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की आपको जो है स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19F तक जो था ये था आपका आर्टिकल पूरा 19 का क्लियरली। अब आते हैं आप अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे। तो अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपको आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसको समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल
स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा आपको आर्टिकल 21 में कहा गया है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में के वीडियो फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल में इसको बताया है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो ये जो है आपको आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि सरकार जो है यानी गवर्नमेंट 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों यानी जितने भी बच्चे हैं को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि यानी कानून द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ? तो ये 2002 में हुआ। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था आपको आर्टिकल 21A। अब अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी करना। ठीक है, तो आप मानव का तस्करी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी बेगारी मतलब क्या होता है कि पैसा आप काम करवा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये हुआ बेगारी। इस या तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम यानी काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना निष्पद्ध ठहराया गया यानी गलत ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार जो दंडनीय अपराध है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, और उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि ये शोषण के विरुद्ध मेरा अधिकार है, और ये जो है आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अगर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा और करनी भी चाहिए। तो ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, और उस समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 24। इसमें क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बाल मजदूरी जिसको कहते हैं। तो 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या फिर फैक्ट्रियों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ये आपको आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट अगले आर्टिकल पे। ये है आपको आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन फ्रीली। ठीक है, देखिए आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि आपको जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से माने, मतलब कि आपको जिस भी धर्म को मानने की इच्छा है आप मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये आपको आर्टिकल 25 ऐसा छूट देता है, ऐसा स्वतंत्रता देता है। ठीक है, फिर अपने अगले आर्टिकल में बढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। सॉरी, यहाँ पढ़ने में कुछ दिक्कतें आई हैं। तो क्या है आर्टिकल 29? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें कहने का ये मतलब है कि 29 में कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होना चाहिए, यानी किसी भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज जो हैं अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ऐसा जो है आपको आर्टिकल 29 ये अधिकार देता है, और आप इसके हितों की रक्षा भी करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब देखते हैं आर्टिकल 32। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसको समझते हैं। इसको जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है कि रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं को प्रवर्तित करने यानी कराने
के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में इस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रीट निकालने की भी शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबिज कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्योरेरी और अधिकार परीक्षा लेख क्यों वारंटो। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको एक एक करके आप समझते हैं ये क्या है। तो यह है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर यानी कि जो आवेदन है उस पर जो है जारी किया जाता है जो यह समझाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को जो है आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर जो है उपस्थित करे। यानी कि एक समय दिया जाता है कि इस समय के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको उपस्थित करना है, ठीक है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। इसमें क्या कहा गया है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। ये जो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है। फिर उसके बाद है प्रतिषेध लेख। इसमें क्या कहा गया है कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे का जो कोर्ट है उसमें जो है न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। और चौथा क्या है कि उत्प्रेषण। इसमें क्या कहा गया है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, यानी कि अपने से ऊपर न्यायालय को जो भेजेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट भेजेगा, हाई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, यानी कि जो है कानूनी वैसा अधिकार नहीं है उसके पास कि वो उस रूप में कार्य कर सकता है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। ये जो आपको जो है सर्वोत्तम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 32 में ये इंपॉर्टेंट था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, यानी दंड संहिता जो होता है इंडियन पिनल कोड, तो सबका जो दंड देने का तरीका जो है सबके लिए समान होना चाहिए। फिर है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी पृथक्करण का मतलब अलग होना, सेपरेट करना, ठीक है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 है जिसमें कहा गया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति जो है आपको है। अब इसमें जो है कि इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल भी है जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे इसके बारे में जो है हम लोग फिर अगले वीडियो में बताएंगे। अब जो है फिर अब अपने अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल बढ़ते हैं, वो है आपको आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना के दिया जाएगा जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी तक नहीं बनाया गया है इस पर, लेकिन हाँ मौलिक अधिकार पे बनाया गया है, फंडामेंटल राइट्स पे बनाया गया है, और जल्द ही फंडामेंटल ड्यूटीज पे ही वीडियो आने वाली है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो है आर्टिकल हम लोग आ गए हैं 52 से लेकर 62 पे। ये जो है ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। आर्टिकल विच डिफाइन प्रेसिडेंट, इसमें जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दिया गया है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें जो है आपको सभी आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसको जानते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है कि पावर ऑफ यूनियन यानी संघ की शक्ति। देखिए इसमें जो है आपको इस वीडियो में आप अगर चाहते हैं तो आर्टिकल 52, 53, 54 इस तरह से जो है आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में उतना डिटेल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो है कि इसमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल में किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल में किस आर्टिकल में क्या कहा गया है और क्या उसका मतलब है। और बाकी डिटेल में तो आप पढ़ ही सकते हैं, और डिटेल में वीडियो बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगी, इसलिए अगर देखा जाए तो कभी बना भी दिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 52 में है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर आर्टिकल 53 जो पावर ऑफ यूनियन है यानी कि संघ की जो शक्तियाँ हैं वो। और फिर आर्टिकल 54 है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। और आर्टिकल 55 प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, तो इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है और क्या इसका प्रावधान है वो देखा जाएगा, इसमें बताया गया है 55 में। फिर आर्टिकल 56 इसमें बताया गया ऑफिस पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का जो समय है वो क्या है। फिर है आर्टिकल 57 इसमें री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें प्रेसिडेंट का पुनः जो री इलेक्शन मतलब फिर से इलेक्शन होना। फिर है आर्टिकल 58 इसमें क्या बताया गया क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जो आपको आर्टिकल 58 में डिस्कस किया गया है। फिर है आर्टिकल 59 इसमें क्या कहा गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस पीरियड, मतलब ऑफिस पीरियड प्रेसिडेंट का ऑफिस पीरियड का जो कंडीशंस है वो सब क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर है आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट का शपथ, तो राष्ट्रपति का शपथ इसमें बताया गया आपको आर्टिकल 60 में ये बातें बताई गई है। फिर है आपका आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या है इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर लगा के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या है देखिए आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके समय से पहले कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये होता है आपको महाभियोग लगाकर, तो इम्पीचमेंट होता है वो, तो आपको जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, वो देखिएगा। फिर आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या कहता है कि टाइम लिमिटेशन टू फिल द डिजाइग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें जो है टाइम लिमिटेशन ऑफ फिल द डिजाइग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, डिसाइनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें जो है आपको आर्टिकल 62, तो ये था आपको आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे इसके आगे भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो बाकी है, जिसको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में उसको आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।